बीजिंग के हाई क्लास सोशल सर्कल की प्रिंसेस शेन किंग्यू ने मुझे एक गरीब स्टूडेंट समझा जिसके पास अच्छा खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। वह हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे डालती रही और पूरे 4 साल तक मेरी मदद करती रही। हमारे ग्रेजुएट होने के बाद उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और बिना किसी सुराग के गायब हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसका फोन नंबर बंद हो गया और उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए गए। 3 दिन बाद उसके वकील ने मुझे ढूंढ निकाला और एक गिफ्ट डीड तोहफे का कागजा दिया। उसमें लिखा था कि शेन किंग्यू अपनी मर्जी से मुझे एक विला, एक बेंटले कार और 18 मिलियन रुपए की सेविंग्स तोहफे में दे रही है। यह हमारे 4 साल के रिश्ते के लिए उसका शुक्रिया अदा करने का एक तरीका था। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे एक कंगाल और मामूली इंसान समझा था, लेकिन सच तो यह था कि मेरे पास कभी पैसों की कमी नहीं थी। जब हम साथ थे तो मैंने उसे बताया था कि मेरा परिवार काफी अमीर है, लेकिन उसने पूरे भरोसे के साथ मेरी बात काट दी थी। तुम्हारे पास चाहे कितने भी पैसे हों, मेरे पास तुमसे ज्यादा हैं। मुझे इस बात पर बहस करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आखिरकार मैं उससे प्यार करता था, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। फिर उसने मुझसे ब्रेकअप करने की जिद क्यों की? कल तक हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। फिर रातों रात उसका मन कैसे बदल गया? मैंने खुद को शांत रखा और अपने परिवार के कनेक्शन का इस्तेमाल करके जल्दी से सच का पता लगाया। वह उसी दिन पेई परिवार के युवा वारिस पेई जुनहेंग से सगाई कर रही थी। मैं तेजी से उस जगह पहुंचा और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मैंने शेन किंग्यू को स्टेज पर खड़े देखा। उसने एक बहुत ही शानदार और महंगा गाउन पहना हुआ था। वह खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रही थी, लेकिन उसकी भौहें तनी हुई थीं। मुझे महसूस हुआ कि शेन किंग्यू खुश नहीं है। क्या उसे पेई जुनहेंग के साथ इस सगाई के लिए मजबूर किया जा रहा था? तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, उसे किस करो। तुरंत ही मैंने देखा कि पेई जुनहेंग ने शेन किंग्यू को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। वह बिना सोचे समझे पीछे हट गई और उसके छूने से बच गई। पेई जुनहेंग का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। शेन किंग्यू, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई हो कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? शेन किंग्यू का चेहरा एक पल में एकदम पीला पड़ गया। फिर भी उसने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। मुझे पक्का पता था कि इस आदमी ने उसे धमकाया था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखी, लेकिन वह उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। इसी बीच पेई जुनहेंग ने मंच से मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा। अरे ओ छोकरे, जब तू उसे मेरी मंगेतर कहता है तो बड़ा अपनापन झलकता है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझ पर पड़ने वाली हर नजर में मुझे नफरत और तिरस्कार साफ दिख रहा था, लेकिन मैं कोई बेचारा चापलूस नहीं था। मेरी और शेन किंग्यू की मुलाकात यूनिवर्सिटी क्लब की एक एक्टिविटी के दौरान हुई थी। तब मैं बहुत भूखा था और अपने रूममेट का स्नैक चुपके से खाने से खुद को रोक नहीं पाया था। चल मुझे अपना बाप बोल। यह रूममेट्स के बीच बस मजाक मजाक में कही गई बात थी, इसलिए मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। शेन किंग्यू ने वह नजारा देख लिया। उसे लगा कि मुझे परेशान किया जा रहा है, इसलिए वह मेरा साथ देने के लिए आगे आई। तुम्हें इस तरह दूसरों की चीजें नहीं खानी चाहिए। उस पल से ही मैं शेन किंग्यू के प्यार में पूरी तरह डूब गया और लगातार उसके पीछे पड़ा रहा। जल्द ही हम एक कपल बन गए। यह खबर पूरे कैंपस में फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे कि शेन किंग्यू ने एक कैप्ट मैन, यानी अपने पैसों पर पलने वाले लड़के को रखा हुआ है। उसकी बदनामी के डर से मैंने उससे कहा, असल में मेरा परिवार बहुत अमीर है, लेकिन शेन किंग्यू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम पूरे 4 साल तक साथ रहे। हमारे रोमांस में भले ही कोई ड्रामेटिक उतार चढ़ाव न रहा हो, लेकिन हमारा प्यार बहुत प्यारा और गहरा था। इसीलिए मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसने अचानक मुझे छोड़ दिया। मैं इसके पीछे की छिपी हुई वजह समझना चाहता था। क्या तुमने मुझसे ब्रेकअप सिर्फ उसके जैसे कचरे से शादी करने के लिए किया? मैंने शेन किंग्यू की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ी। इस पर शेन किंग्यू तेजी से आगे बढ़ी और मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि चले जाओ। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने उस वार को नहीं टाला। उसने हाई हील्स पहनी हुई थी और मुझे डर था कि अगर उसने ज्यादा जोर से हाथ घुमाया तो उसका बैलेंस बिगड़ सकता है और वह गिर सकती है। मैं खुद पर ही हंस पड़ा। शेन किंग्यू की शादी होने वाली है, फिर भी मैं अभी भी उसकी परवाह कर रहा हूँ। क्या मैं बेवकूफी कर रहा हूँ? मैंने शेन किंग्यू की ओर देखा। तुम बिना कुछ कहे कैसे चली गई? कोई सफाई भी नहीं दी। यह मेरे साथ ठीक नहीं था। मैंने तुम्हें घर और कार दे दी। अब तुम्हें किस तरह का इंसाफ चाहिए? लू जिंगचेन, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मैंने उस समय तुम्हें डेट इसलिए किया था क्योंकि तुम हैंडसम थे और इतने गरीब थे कि आसानी से कंट्रोल किए जा सकते थे। मेरे बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए डेटिंग और शादी को बिल्कुल अलग रखना जरूरी होता है। पिछले 4 सालों में साथ देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा पति सिर्फ पेई जुनहेंग ही हो सकता है।
अब जब तुम्हें अपना जवाब मिल गया है तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तो जिस गहरे और प्यारे रिश्ते को मैं हमारा प्यार समझता था वह असल में सिर्फ मेरी कल्पना थी। मुझे लगा था कि कोई मजबूरी होगी और मैं मदद करना चाहता था, लेकिन शेन किंग्यू ने बताया कि उसके लिए एक अलायंस वाली शादी, फायदे के लिए शादी जरूरी थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तभी सामने से पेई जुनहेंग तंज कसते हुए बोला, मैं तुम्हारे खुशहाल भविष्य की कामना करता हूँ। चूंकि तुम यहाँ आ ही गए हो तो रुको और सेरेमनी देखो, वरना तुम पेई परिवार और पूरे हाइचेंग की बेइज्जती करोगे। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। क्या पेई जुनहेंग सच में इतना घमंडी है? मैंने पहले भी ऐसी बदतमीजी भरी बातें सुनी थीं, लेकिन कुछ घमंडी बेवकूफों को सबक सिखाने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे ऐसे बात करे। पेई जुनहेंग मेरी नजरों में छिपी नफरत से बेखबर जीत के अंदाज में तालियां बजाने लगा। तुरंत ही काले सूट पहने कुछ आदमी दोनों तरफ से बाहर निकले। लू जिंगचेन, है ना? क्या तुम खुद बैठोगे या मैं किसी से तुम्हें कुर्सी पर बिठाने के लिए कहूँ? लू जिंगचेन, यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। तभी पेई जुनहेंग बीच में चिल्लाया, शेन किंग्यू, क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी? तुम सच में मुझे बेवकूफ समझती हो, है ना? मैं देख सकता हूँ कि तुम इस बदमाश को बचा रही हो। यह सुनकर मैंने शेन किंग्यू की तरफ एक गहरी अर्थपूर्ण नजर डाली। पेई जुनहेंग आगे बोला, आज हमारी सगाई की रस्म है और मैं बस अतीत के लोगों से कोई भी पुराना रिश्ता नहीं रखना चाहता। अगर यह बात बाहर फैली तो तुम्हारे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। जुनहेंग, मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। नीचे जाओ और रस्म देखो। काले सूट पहने 4 आदमी तुरंत मेरे पास आए और मुझे खींचकर कोने में एक सीट पर बिठा दिया। चूंकि वे यह खेल खेलना चाहते थे, इसलिए बेरहम होने के लिए वे मुझे दोष नहीं दे सकते थे। तभी घमंडी नौजवानों का एक झुंड अकड़ते हुए मेरी तरफ आया। जैसा कि उम्मीद थी, वे पेई जुनहेंग के साथी थे। अरे ओ बदमाश, क्या तुम चुपचाप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते थे? तुम्हें यहाँ आकर अपनी बेइज्जती करवानी ही थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि शेन किंग्यू तुम्हें बचाएगी? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, अगर तुम आज यहाँ नहीं भी आते तब भी जुनहेंग तुम्हें बख्शता नहीं। वह उस आदमी को कैसे जिंदा रहने देता जिसने 4 साल तक उसकी मंगेतर के साथ संबंध बनाए हों। वे मेरे चारों ओर जमा हो गए और बेझिझक मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैंने अपना सिर झुकाए रखा और अपने फोन से खेलता रहा। ऐसे जोकरों पर शब्द बर्बाद करने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। सगाई की रस्म जल्द ही खत्म हो गई और रिसेप्शन शुरू हुआ, जहां मेहमानों ने खाना पीना किया और एक दूसरे से बातचीत की। थोड़ी शांति के दौरान मैंने पेई परिवार के बारे में कुछ जानने का मौका निकाला। वे सच में हाइचेंग के सबसे अमीर परिवार थे, लेकिन उनमें खानदानी बड़प्पन की कमी थी। आखिरकार वे बस नए नए अमीर बने लोग ही थे। पेई परिवार की तेजी से तरक्की राजधानी में उनके संपर्कों की वजह से हुई, जिससे उन्हें हाइचेंग में बड़े प्रोजेक्ट्स मिले और उनकी किस्मत रातों रात बदल गई। फिर भी वे हाइचेंग के जाने माने अमीर परिवारों के खास दायरे में कभी जगह नहीं बना पाए। उन्हें शेन जैसे कमजोर हो चुके परिवार के साथ गठबंधन करना पड़ा। यह आपसी फायदे के लिए किया गया गठबंधन था। पेई परिवार अमीर लोगों के दायरे में शामिल होना चाहता था, जबकि शेन परिवार वापसी के लिए पेई परिवार की दौलत चाहता था। तभी एक लड़की जो बिल्कुल शेन किंग्यू जैसी दिखती थी, सीधे मेरे पास आई और मेरे बगल में बैठ गई। मेरा नाम शेन किंगवू है, यानी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की छोटी बहन। शशिल, एक शब्द भी मत बोलना, बस मेरे साथ चलो। मैंने मन में सोचा, क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है? बात करना बंद करो और अभी मेरे साथ चलो, वरना तुम आज यहाँ से जा नहीं पाओगे। उसके इतना कहते ही काले सूट पहने कई आदमी हमारे चारों ओर आ गए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। यह देखकर शेन किंगवू ने कहा, लू जिंगचेन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम अचानक यहाँ नहीं आए होते तो मेरी बहन को उस छोटे कद और मोटे पेई वेहो से शादी करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, बैंक्वेट हॉल में हंगामा मच गया। मैंने देखा कि 7-8 युवक युवतियां कमरे में आ रहे थे। वे सभी युवा थे, फिर भी उनका व्यवहार बहुत शांत और गंभीर था। उनमें से जो व्यक्ति आगे चल रहा था वह 20-22 साल का लग रहा था, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और दबंग था। पेई जुनहेंग तुरंत मुस्कुराते हुए उनके पास गया। यंग मास्टर श्याओ, आप आखिरकार आ ही गए। आपके बिना यह सगाई की पार्टी अधूरी लगती। हालांकि श्याओ मुचेन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। क्या तुम्हारा नाम शेन किंग्यू है? शेन किंग्यू कुछ पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने सिर हिलाया। श्याओ मुचेन का अंदाज नरम पड़ गया और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह छिपा कर रखा था, वरना हम बहुत पहले ही मिल चुके होते। यह सुनकर पेई जुनहेंग को लगा कि श्याओ मुचेन उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
लेकिन वह वहां मौजूद सभी लोगों से मेहमान का परिचय कराने के लिए मुड़ा। देवियों और सज्जनों, ये राजधानी के श्याओ परिवार के श्याओ मुचेन हैं, एक असली क्राउन प्रिंस जैसी हस्ती। और श्याओ परिवार यहाँ हाईचेंग में हमारे पेई परिवार का सबसे बड़ा समर्थक है। पेई जुनहेंग के चेहरे पर साफ उत्साह दिख रहा था। अरे ओ छोकरे, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? क्राउन प्रिंस श्याओ के आने पर भी तू बैठा हुआ है। तुरंत ही सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं और उनके चेहरों पर कमीनी मुस्कान थी। उनकी नजर में बीजिंग के रईस हल्के का एक क्राउन प्रिंस आया था। फिर भी मैं उसका स्वागत करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। यह एक अपमान था और मुझे इसका अंजाम भुगतना ही था। फिर भी मैं बैठा रहा और श्याओ मुचेन को देखकर मुस्कुराया। श्याओ मुचेन ने मन में सोचा, खड़ा होने की जरूरत नहीं। श्याओ मुचेन कुछ पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन मुझे पहचानते ही उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। हालांकि पेई जुनहेंग ने श्याओ मुचेन की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। वह कमीनी मुस्कान के साथ आगे झुका। यंग मास्टर श्याओ, यह छोकरा मेरी मंगेतर का एक्स बॉयफ्रेंड है। असल में बस एक बेकार सा आदमी। मैंने इसे बस थोड़ा मनोरंजन के लिए अपने आस पास रखा हुआ था। मेरा एक कुत्तों का बाड़ा है और मैं इसे शिकार करने वाले कुत्तों को खिलाने के लिए उसमें फेंकने की सोच रहा हूँ। पेई जुनहेंग, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो तुम लू जिंगचेन को जाने दोगे। तो क्या हुआ? वह खुद ही जाल में फंस गया। मैं उसे क्यों छोड़ूं? पेई जुनहेंग ने तिरस्कार से कहा। शेन किंग्यू ने और कोई बहस नहीं की। वह सीधे मेरी ओर बढ़ी। उसने बेबसी और फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। लू जिंगचेन, तुम मुझे परेशान करना कब बंद करोगे? किंग्यू, मुझे टोकना बंद करो। इसके बजाय मुझे बताओ, तुम कब मानोगी कि तुम्हारा आदमी सच में काबिल है? यह सुनकर मैं मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। इस बार शेन किंग्यू ने मुझे दूर नहीं धकेला। जिंगचेन, मुझे डर है कि मैं अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। मुझे बंधक बनाना ही इस जगह से निकलने का तुम्हारा एकमात्र मौका है। फिर जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें लेकर भाग जाओ। जितना दूर हो सके भागो और कभी वापस मत आना। मैं बस तुम्हें सुरक्षित देखना चाहती हूँ। किंग्यू को अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं था। मैं बेबसी से मुस्कुराया। क्या मैं इतने समय से अपनी असली पहचान बहुत अच्छी तरह छिपा रहा था? तभी पेई जुनहेंग के बॉडीगार्ड्स मेरे पास आ गए। लगभग उसी समय बैंक्वेट हॉल के कर्मचारी भी वहां आ गए और दोनों गुटों के बीच तुरंत हाथापाई शुरू हो गई। जल्द ही बॉडीगार्ड्स को काबू कर लिया गया। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने मेहमानों को हैरान कर दिया। फिर मैं सोफे पर पीछे की ओर झुका और अपने पैर क्रॉस करके बैठ गया। मेरा अंदाज ऐसा था कि हर कोई सम्मान करे और किसी की भी मुझे कम आंकने की हिम्मत ना हो। पेई जुनहेंग को यह समझने में काफी समय लगा कि क्या हो रहा है। फिर वह मुझ पर चिल्लाया, अरे ओ छोकरे, क्या तुझे मरना है? यह मेरा इलाका है। बोलते बोलते उसे कुछ समझ आया। हे, अब समझा। तूने शेन किंग्यू के दिए पैसों का इस्तेमाल इन लोगों को पार्टी में घुसपैठ करने के लिए किया है ना? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बैंक्वेट हॉल में मेरे आने से 1 घंटा पहले ही मेरे लोगों ने वहां के सभी कर्मचारियों को चुपचाप बदल दिया था। पेई जुनहेंग अपने बगल में खड़े श्याओ मुचेन की ओर मुड़ा और बोला, यंग मास्टर श्याओ, मुझे कुछ देर के लिए अपने बॉडीगार्ड्स दे दो। मैं उस सुंदर लड़के से निपटना चाहता हूँ। लेकिन श्याओ मुचेन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय सम्मान पूर्वक मेरे सामने सिर झुकाया। यह देखकर मैं बिना कुछ कहे बस हल्का सा मुस्कुराया। इस दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया और पेई जुनहेंग जल्दी से श्याओ मुचेन से सवाल करने के लिए उसकी ओर भागा। तुम क्या कर रहे हो? अचानक श्याओ मुचेन ने पेई जुनहेंग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। पेई जुनहेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई, जिंगचेन की औरत पर हाथ डालने की? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैं आज खास तौर पर तुमसे निपटने के लिए यहाँ आया हूँ। पेई जुनहेंग घबरा कर बोला, यंग मास्टर श्याओ हुए, क्या तुम्हें गलत फहमी हुई है? वह तो बस एक सुंदर लड़का है। भाड़ में जाए तुम्हारा सुंदर लड़का वाला लेबल। क्या तुमने कभी राजधानी के लू परिवार के बारे में नहीं सुना? ये सुनकर पेई जुनहेंग के चेहरे पर घोर उलझन छा गई। भाई जिंगचेन लू परिवार के इकलौते वारिस हैं। तुम्हें उन्हें चुनौती देने की हिम्मत कहां से मिली? श्याओ मुचेन की आवाज तेज नहीं थी, फिर भी वह हॉल में बिजली की कड़क की तरह गूंज उठी। उनकी बात सुनकर पेई जुनहेंग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। लू परिवार का बैकग्राउंड कैसा है? क्या वे सच में इतने ताकतवर हैं? मुझे नहीं पता, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। तुम राजधानी के लू परिवार को नहीं जानते। वे दुनिया के टॉप लेवल लो प्रोफाइल ग्लोबल कैपिटल टाइटन हैं, जो दुनिया की आधी से ज्यादा कोर टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को कंट्रोल करते हैं।
उनके पास न सिर्फ दौलत है बल्कि जबरदस्त रसूख भी है। कई ग्लोबल इंडस्ट्रीज के नियम अक्सर लू परिवार के रुख से तय होते हैं। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? क्या शैन किंग्यू का दिमाग खराब हो गया है? ऐसे बॉयफ्रेंड के होते हुए वह पेई जुनहेंग से धमकी क्यों सहती? भीड़ की बातचीत जारी रही और शैन किंग्यू के चेहरे के भाव उलझे हुए हो गए। वह काफी देर तक अविश्वास भरी नजरों से मुझे देखती रही। मैंने बेबसी से उसकी ओर देखा। किंग्यू, मैंने तुम्हें कई बार कहा था कि मेरा परिवार अमीर है, लेकिन तुमने कभी मुझ पर यकीन नहीं किया। मुझे नहीं लगा कि इससे कोई खास फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने ज्यादा बताने की जहमत नहीं उठाई। आखिर शादी के बाद तुम्हें पता चल ही जाता। किसे पता था कि तुम इतनी नादान हो? सिर्फ मुझे बचाने के लिए उस स्वर को खुद को कुचलने देती। ये सुनकर शैन किंग्यू रोते रोते हंस पड़ी। मैंने आगे कहा, किंग्यू जरा सोचो, तुम खूबसूरत हो और अच्छे परिवार से हो, तो किसी ने तुम्हें अप्रोच करने की हिम्मत क्यों नहीं की? क्या कॉलेज के उन 4 सालों के दौरान एचएन, क्या यह सब तुमने ही किया था? लेकिन क्या श्याओ मुचेन ने अभी यह नहीं कहा कि तुमने मुझे अच्छी तरह छिपा कर रखा था? वे सभी तुम्हारे बारे में जानते थे, लेकिन मेरी इजाजत के बिना किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे तुम्हारे करीब आने की कोशिश करें। और जो लोग कभी तुम्हें पाना चाहते थे, उन्हें तो मेरे भेजे हुए लोगों ने बहुत पहले ही डरा कर भगा दिया था। तुमने वह विला खरीद लिया जिसमें हम रहते थे, लेकिन अंदर का सारा स्टाफ असल में मेरे बॉडीगार्ड थे। यहाँ तक कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी एक साथी था जो बचपन से मेरे साथ था। मैंने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम यकीन नहीं करोगे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे डर था कि इससे तुम पर प्रेशर पड़ सकता है। अगर मुझे पता होता कि चीजें इस तरह होंगी तो मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। इस तरह तुम्हें पेई झिंघांग से खतरा नहीं होता। इसके अलावा मैंने शैन परिवार को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया कि उनकी पूरी तरह से जांच करूं, वरना पेई जाओहेंग को परेशानी खड़ी करने का मौका भी नहीं मिलता। क्या उनका मकसद सिर्फ शैन परिवार के लिए वापसी करना नहीं है, लेकिन लू परिवार के लिए यह कुछ ऐसा है जिसे हम सिर्फ एक शब्द में सुलझा सकते हैं? मैं पेई झिंघेंग की तरफ मुड़ा। मेरी आवाज में बिना किसी शक के अधिकार का भाव था। यंग मास्टर पेई, आप बहुत घमंडी हैं यंग मास्टर लू। मुझे सच में आपकी असली पहचान नहीं पता थी। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको उकसाने की हिम्मत नहीं करता, भले ही मुझ में 100 गुना हिम्मत होती। पेई जुनहेंग घुटनों के बल गिर पड़ा, लगातार रोते और गिड़गिड़ाते हुए झुक रहा था। फिर मैं अपने बगल में शैन किंग्यू की तरफ मुड़ा। क्या आपको कोई नुकसान हुआ? सुबह होने पर झिंगचेन को सुलाने के बाद मैं तुरंत इस सगाई की दावत के लिए वापस भागा। पेई झिंघेंग ने मुझ पर उंगली भी नहीं उठाई। यह सुनकर मैंने धीरे से सिर हिलाया। अभी के लिए इसे यहीं रहने देते हैं। मैंने अपने बगल में खड़े बॉडीगार्ड को इशारा किया, जिसने तुरंत पेई जुनहेंग को, जो अभी भी झुके हुए थे, खींच कर ले गया। पेई जुनहेंग की चीखें धीमी होती गईं, जब तक कि वे बैंक्वेट हॉल के एंट्रेंस के बाहर गायब नहीं हो गईं। यंग मास्टर लू, मैं गलत था, प्लीज मुझे छोड़ दो। बैंक्वेट हॉल से निकलने के बाद मैं शैन किंग्यू के साथ शैन फैमिली एस्टेट गया। मैं असल में शैन किंग्यू के माता पिता से बैंक्वेट हॉल में मिला था। उस समय उन्होंने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनकी नजरें नफरत से भरी थीं। हालांकि मेरी असली पहचान जानने के बाद मैं साफ देख सकता था कि वे अंदर से परेशान थे। फिर भी उन्होंने जबरदस्ती खुद को इसे दिखाने से रोका। मैं स्वाभाविक रूप से उनकी सोच समझ गया था। वे बस शांत दिखना चाहते थे ताकि मैं उन्हें नीचा न देखूं। बेशक इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर शैन परिवार की हैसियत बहुत कम थी, इतनी कम कि मैं उनके विचारों के बारे में अंदाजा लगाने की भी जहमत नहीं उठा सकता था। मैं शैन परिवार के लिविंग रूम में सोफे पर बैठा और शांत बेपरवाह लहजे में बोला, मुझे पता है कि शैन परिवार हमेशा से वापसी करना चाहता है। यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे आधा महीना दो। मैं लू परिवार के रिसोर्स शैन परिवार की तरफ लगा सकता हूँ और आपको हाइचिंग में मजबूती से पैर जमाने में मदद कर सकता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, शैन बोयुआन ने अचानक बीच में टोक दिया। असल में शैन परिवार का असली इरादा राजधानी में फैलना है। मैंने उसे बीच में रोकने के लिए हाथ उठाया। अंकल, मैं शैन परिवार का नाम रोशन करने की आपकी इच्छा समझता हूँ, लेकिन एक बार में बहुत बड़ा कदम उठाने से ठोकर लगना आसान हो जाता है। चीजों को धीरे धीरे करना बेहतर है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। राजधानी में पानी बहुत गहरा है। शैन परिवार की अभी की ताकत को देखते हुए उस एरिया में घुसने का मतलब होगा पूरी तरह से निगल जाना। ये सुनकर लिन फेंगजी ने तुरंत त्योरियां चढ़ाईं।
अगर किंग यू पेई जियान हेंग से शादी कर ले तो हमारा परिवार तुरंत राजधानी में घुस सकता है, शियाओ परिवार के कनेक्शन का फायदा उठाकर। क्या तुम्हारा लू परिवार शियाओ परिवार से ज्यादा ताकतवर है, फिर भी किसी तरह हमें राजधानी में नहीं घुसा पा रहा है? हालात देखकर शेन किंग-यू अजीब तरह से बोला, मॉम डैड चलो जिंगचेन की बात सुनते हैं, इस पर और बात नहीं करते। किंग-यू, तुमने अभी तक उनके परिवार में शादी भी नहीं की है और पहले से ही